वेलकम दोस्तों। देखो हमने जो पढ़ा था ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब यहाँ तक नंदवंश तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश, ठीक है। सबसे पहले हमने हर्यक वंश पढ़ा था। हर्यक वंश में सबसे हर्यक वंश संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद जिसने इसको मारा था, शिशुनाग ने मारा था, वो कौन है? नागदशक, ठीक। नागदशक को मार दिया शिशुनाग ने, शिशुनाग वंश की स्थापना होगी। शिशुनाग के बाद बनता है कालाशोक। सबसे प्रतापी शासक कौन था? कालाशोक, ठीक है। कालाशोक, कालाशोक के बाद नंदीवर्मन। नंदीवर्मन को किसने मारा? महापद्मानंद ने। तो नंद वंश की स्थापना होगी। महापद्मानंद के बाद घनानंद। ये घनानंद लिख लेते हैं क्योंकि इसी से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। घनानंद, घनानंद जब मगध की गद्दी पर था तो सिकंदर ने आक्रमण किया था, ठीक है। अब सिकंदर का पूरा कैसे उसने आक्रमण किया था, चाणक्य की मदद से, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको वापस धकेल दिया, तो वो सिकंदर का हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो मगध की गद्दी पर कौन था? घनानंद, ठीक। अब चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर दिया, ठीक है। अब घनानंद को मार दिया तो नंदवंश खत्म। नंदवंश खत्म, स्थापना किसकी होगी? मौर्य वंश की। मौर्य वंश संस्थापक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। यहाँ तक पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे शासन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे शासक बन गया मगध का, तो यहाँ पे कौन, जब मैंने बताया था सिकंदर के बारे में, तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। मैंने बताया था कि जब सिकंदर वापस जा रहा था तो सेल्यूकस निकेटर को डाउट था कि भाई यहाँ पे अफवाह तो कोई ऐसी अफवाह है, मतलब सिर्फ यहाँ पे कोई महामारी या फिर देवभूमि जो जिन्होंने अफवाह फैलाई थी कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ना कोई तो गड़बड़ है। तो सेल्यूकस निकेटर वापस आता है। जब सेल्यूकस निकेटर वापस आता है, सिकंदर मर चुका है, बेबीलोन जाके, सेल्यूकस निकेटर जब वापस आता है तो मगध की गद्दी पर कौन मिलेगा? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होगी। अब ये सारी चीजें हम यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है मौर्य वंश, ठीक है। इतना कंप्लीट। फिर मौर्य के बाद शुंग। ये मौर्य वंश थोड़ा सा बड़ा सा, शुंग वंश और कर्ण वंश ये तो सारे छोटे छोटे, एक दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक। अब पढ़ते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश, ठीक है ना। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इधर लिख देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो आक्रमण हुआ किसका? सेल्यूकस निकेटर का। उससे पहले हमने आक्रमण पढ़ा था सिकंदर का। तो अब तक हमने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है उसमें हमने देखा है कि जो विदेशी आक्रमण पहला किसका हुआ है? सिकंदर का। लेकिन ऐसा नहीं है, सिकंदर से पहले जो विदेशी आक्रमण पहला मानते हैं वो देख लेते हैं। उसका नाम है डेरियस। डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम था पहला, इसने किया था पहला विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, ये क्वेश्चन आता है, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम ने। डेरियस प्रथम, अब ये कहाँ का तय पता होना चाहिए। डेरियस प्रथम था ईरान का। ईरान का नाम उस टाइम पे क्या था? फारस, ठीक है। फारस का नाम था डेरियस प्रथम। इसने बस ये कांधार वगैरह को जीता था, ये वापस चला गया था डेरियस। डेरियस प्रथम ने पहला आक्रमण किया। अब ये था हकमनी वंश का, हकमनी वंश, ठीक है। हकमनी वंश का था डेरियस प्रथम। और हकमनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस प्रथम, ठीक है। इसका हकमनी वंश का संस्थापक था साइरस प्रथम। डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर ये जो हकमनी वंश था इसका अंत सिकंदर ने कर दिया। सिकंदर ने इस वंश को खत्म कर दिया और फिर इसके बाद आक्रमण किया सिकंदर ने। किसके टाइम पे? घनानंद के टाइम पे। घनानंद के बाद यहाँ पे कौन आ गया मगध पे? चंद्रगुप्त मौर्य। और सिकंदर की डेथ होगी, फिर वापस से कौन आता है? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेल्यूकस निकेटर की एंट्री। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो जो चीज होती है यहाँ से लिखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण होता है। सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण, तो सेल्यूकस निकेटर को ये हरा देता है चंद्रगुप्त मौर्य। किसके? चाणक्य की मदद से। चाणक्य इनका राजनीतिक गुरु होता है, सारा दिमाग तो चाणक्य का ही था स्टार्टिंग से अब तक। तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी उसका नाम था कार्नेलिया, ठीक है। ये युद्ध जो खत्म होता है वैवाहिक संबंध के थ्रू खत्म होता है, मतलब इनके बीच ये संबंधी बन गए, ये ससुर बन गया, ससुर बन लेता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक।
सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी कार्नेलिया, कार्नेलिया, कार्नेलिया को हेलेना के नाम से जानते हैं, हेलेना। हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है और दहेज में जो मिलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सेल्यूकस निकेटर दहेज में देता है एरिया अराकोसिया, एरिया अराकोसिया, जेनरोसिया। अब सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, अभी बताते हैं। जेनरोसिया, पेरिस्पेरिया, ये 4 जगहों के नाम हैं, ठीक है। अब इनका अपनी भाषा में नाम देखो, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। काबुल, कांधार, मकरान, हेरात, ये दोनों अफगानिस्तान और ये दोनों पाकिस्तान, ठीक है। पूरा का पूरा अफगानिस्तान, पूरा का पूरा पाकिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला हुआ है, ठीक। अब जो रिसेंट में जो अफगानिस्तान पाकिस्तान है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था, क्योंकि आपने देखो सिकंदर के टाइम पे पूरा अफगानिस्तान कब्जा हो गया था, तक्षशिला वगैरह, कांधार, ये सब उस साइड में था पाकिस्तान की। तो फिर जब सिकंदर मर गया तो सारा किसका था, सेल्यूकस निकेटर था। अब इसने ये जब अपनी बेटी का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से, ये चारों जगह, ये दोनों अफगानिस्तान की, ये दोनों पाकिस्तान की, मतलब पूरा अफगानिस्तान पूरा पाकिस्तान किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिया, ठीक है। कार्नेलियस की बीवी बन गई। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने एक से और शादी की, उसका नाम था दुर्धरा, दुर्धरा, ठीक है। दुर्धरा कौन थी, दुर्धरा थी घनानंद की बेटी, घनानंद। अभी हमने जो नंद वंश का पढ़ा था, घनानंद की पुत्री थी। देखो कमाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिनसे लड़ाई की अपना ससुर बना लिया, घनानंद से लड़ाई करी, पूरा साम्राज्य छीन लिया, बेटी से भी शादी कर ली। ऐसे ही यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर का पूरा हरा दिया, इसको बिल्कुल खत्म, और इसी की बेटी से शादी कर ली। तो दोनों के दोनों दिन से चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई, दोनों उनके ससुर बन गए, ठीक है। घनानंद तो खत्म, दुर्धरा से शादी की, कार्नेलियस से शादी की, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिसने अपने साम्राज्य के लिए किया, एक तो देखो उनका साम्राज्य था ही बहुत बड़ा, पीछे से मतलब जो घनानंद के टाइम से स्टार्ट है मगध चलता आ रहा था, ये तो बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो घनानंद ने एक तो क्या, बंगाल अभियान किया, ठीक है। बंगाल अभियान की जानकारी मिलती है महास्थान अभिलेख से, महास्थान अभिलेख से बंगाल अभियान की जानकारी मिलती है महास्थान अभिलेख से। एक है गोरखपुर का शाहगोर अभिलेख, गोरखपुर का शाहगोर अभिलेख, शाहगोर अभिलेख, ठीक है। गोरखपुर का शाहगोर अभिलेख, इसमें मिलती है जानकारी कि इसने वहाँ पे एक बार गोरखपुर में अकाल पड़ गया था, तो अकाल के लिए जो उसने राहत सामग्री, जो भी राहत कार्य किए थे, उसकी जानकारी मिलती है शाहगोर अभिलेख से। कहाँ पे, गोरखपुर में। एक और है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट है, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। ये जूनागढ़ अभिलेख आप आगे भी कई जगह पढ़ेंगे, जब हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे, शकों के बारे में। जूनागढ़ अभिलेख दरअसल इसका चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं था, मतलब जो लिखवाते हैं उन्हीं का अभिलेख होता है ना, तो लिखवाया तो था ये रुद्रदामन ने। अभिलेख किसका, रुद्रदामन का। लेकिन उसने इस अभिलेख में लिखवाया है कि इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया सरकारी खर्च पर, ठीक। तो मतलब इससे पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है, पश्चिमी एरिया में आ गया नहीं, पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है इससे। और दूसरी बात, सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण। अब बताओ ये क्या, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का था, ये किसका था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, इसलिए जूनागढ़ अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। इससे और राजा भी जुड़े हैं, 4 राजा, अशोक भी है, स्कंदगुप्त भी है, और रुद्रदामन का तो है, ये भी है, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य है। तो मेनली इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया, ठीक है। ये तो तीनों अभिलेख होगी। अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, यहाँ से थोड़ा छूटा नहीं, मतलब यहीं पे थोड़ा आगे चलते हैं। जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी कर दी तो इनको दहेज में दिया पूरा अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान। उनकी लैंग्वेज में तो नाम है एरिया अराकोसिया जेंड्रोसिया पेरिस्पेरिया, एरिया अराकोसिया जेंड्रोसिया पेरिस्पेरिया। और यहाँ की लैंग्वेज में
काबुल, कांधार, मकरान, हेरात। काबुल, कांधार, मकरान, हेरात, ये चारों जगह इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन। ये चारों जगह सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। अब जब ये दी तो भैया हुआ तो लड़ाई थी, लड़ाई हुई थी, लड़ाई के बाद तो शादी हुई। उसको लगा भाई पता नहीं मेरी बेटी को रखेगा कैसे, मार काट के फेंक दे। तो इन्होंने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर ने एक दार्शनिक भेजा, दार्शनिक राजदूत बोले थे। राजदूत, राजदूत क्या होता है, जो मतलब आज के टाइम पे भी अलग कंट्री के लिए राजदूत भेजे जाते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं जिनको, कि जो, तो इन्होंने अपने एक राजदूत भेजा। राजदूत का नाम क्या था, मेगस्थनीज। राजदूत का नाम क्या था, मेगस्थनीज। राजदूत का नाम मेगस्थनीज। मोस्ट इंपोर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, राजदूत मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने जब यहाँ पे था मगध में, तो ये आराम से बैठा था, भाई क्या करना। इसने सेल्यूकस निकेटर ने बोला भैया कुछ भी मेरी लड़की को क्या है तो एकदम खत करके खत भेज देना मेरे पे कि भैया ऐसा हो रहा है, ठीक है। मतलब फाइनली ये जो भेजा था यहाँ की देख रेख के लिए कि वो उसको कैसा रख रहा है, अपनी जानकारियाँ मिलती रही हो क्या रहा है वहाँ पे। तो इस चीज़ के सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को भेजा। अब मेगस्थनीज ने जब ये ठाली बैठा था करता क्या, इसने भैया एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था इंडिका। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक इंडिका, ठीक है। इंडिका में मगध महाजनपद की जानकारी मिलती है, और इससे पहले हमने बुक पढ़ी थी अर्थशास्त्र चाणक्य की, उससे मगध महाजनपद की जानकारी मिलती है। इंडिका से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हो गया कि इंडिका है किसकी, मेगस्थनीज की। दूसरा क्वेश्चन आता है इंडिका में, इधर लिख लेते हैं, इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया। भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिका में मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा। मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग में जब वैदिक पीरियड में पढ़ा था, समाज 4 भागों में डिवाइड, वैश्य, शूद्र, इसी टाइप से उन्होंने 7 भागों में बांटा था मेगस्थनीज ने। दूसरी बात, मेगस्थनीज ने कहा था कि भारतीय लोग लिखना पसंद नहीं करते। ये बात आज ही बिल्कुल सोलाने सच है, भारतीय लोग लिखना पसंद नहीं करते। आप भी जो पढ़ रहे होंगे आप नोट्स नहीं बनाओगे, ये समझेंगे कि भैया पढ़ रहे हो गए आप, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है जो मेगस्थनीज ने बोला था कि भारतीय लोग लिखना पसंद नहीं करते। मेगस्थनीज ने बोला भारतीय लोग लिखना पसंद नहीं करते। कितना हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दो भी होगी, एक दुर्धरा और दूसरी कार्नेलिया। कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की बेटी, दुर्धरा घरानंद की बेटी, ठीक है। इनके बंगाल अभियान की जानकारी किससे मिलती है, महास्थान अभिलेख से। गोरखपुर में सागौर अभिलेख से क्या मिलती है, अकाल की, मतलब अकाल के टाइम पे जिन्होंने राहत कार्य की उसकी जानकारी। जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है सुदर्शन झील की, मतलब कि इसका पश्चिमी विस्तार, पूर्वी विस्तार बंगाल तक, पश्चिमी विस्तार कहाँ तक, गुजरात तक था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। जब हमने जैन धर्म पढ़ा था तब भी इस बारे में बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के नेतृत्व में, कौन था, भद्रबाहु, जो श्वेतांबर दिगंबर थे ना, दिगंबर से था भद्रबाहु, दिगंबर का क्या बोलते उसको, लीडर तरह से। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में ये कहाँ चले गए थे, श्रवण बेलगोला। जब मगध में अकाल पड़ा था तो ये श्रवण बेलगोला चले गए भद्रबाहु के नेतृत्व में, ठीक है। कहाँ पे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था अपने जीवन के आखिरी टाइम में। तो वहां पे जाके श्रवण बेलगोला जाने के बाद 298 BC, 298 BC को इनकी संलेखना विधि से उन्होंने अपने प्राण त्याग कर दिए, ठीक है। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है जैन धर्म में, संलेखना विधि क्या होती है ये सब। तो कर्नाटक चले, कर्नाटक साउथ में, मगध से कर्नाटक चले गए, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से इन्होंने प्राण त्याग कर दिए। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य का इतना ही काफ़ी है, आप इतना ही याद रखें। आगे फिर पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से आगे, ठीक है। 298 BC में इनकी डेथ हो गई। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक बनता है बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय हमने जब सारे पढ़े थे धर्म के बारे में, उस टाइम पर आजीवक संप्रदाय पढ़ा था। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे
मोगली पोत्तिस गोसाल, ठीक है, किसको मानते थे? आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय को। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को। एक ही ये मौर्य वंश ऐसा है कि आपको एक ही साम्राज्य मतलब एक ही वंश में अलग अलग धर्म मिलेंगे। यहाँ पर आगे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, इनका बेटा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, बिंदुसार का बेटा हम आगे अशोक पढ़ेंगे, अशोक ने जैन बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय को मानते थे बिंदुसार। बिंदुसार को कई नामों से जाना जाता है, इनके नाम बहुत खतरनाक है। अमित्रघात, वारिसार और भद्रसार। अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार, इन तीनों नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। वो दूसरा पढ़ा था हर्यक वंश, वो था बिंबिसार, यह है बिंबिसार पॉइंट वाला, ठीक है, पॉइंट सार मतलब बिंदुसार, राइट। ये डिफरेंस याद रखना था, कंफ्यूज हो जाता है बच्चे। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे, दूसरे को अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार के नाम से जाना जाता है। और बिंदुसार के टाइम पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, बिंदुसार के टाइम पे सीरिया का राजा आया था, सीरिया का राजदूत। सीरिया के राजा ने एक राजदूत भेजा था। सीरिया के राजा का नाम है एंटियोकस। एंटियोकस ने किसको भेजा था? डायमेकस को। डायमेकस ये क्या था? राजदूत, ठीक, ये क्या था? राजदूत। सीरिया के राजा ने अपने एक राजदूत भेजा। सीरिया के राजा का नाम था एंटियोकस। एंटियोकस ने राजदूत भेजा था डायमेकस को बना के, ठीक है। राजदूत का काम यही था कि वहाँ पे जाके मतलब जैसे आप आज के टाइम पे जो राजदूत होते हैं कि हर कंट्री में इंडिया के एम्बेसडर जो होते हैं वो कहीं भी जाएंगे तो यहाँ की गवर्नमेंट को बता के जाएंगे क्या वे ये काम कर रहा है, वो कर रहा है। तो वहाँ की जानकारियाँ मतलब सीक्रेट नहीं बता सकते वो किसी को भी, उनका थोड़ा लाइफ अलग होती है इनकी, ठीक है। तो एंटियोकस ने किसको भेजा? डायमेकस को। अब देखो यहाँ पे जब एंटियोकस ने डायमेकस को भेज दिया और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे राजदूत कौन था? मेगस्थनीज, ठीक है। अब मेगस्थनीज की जगह चंद्रगुप्त मौर्य की जगह तो कौन आ गया? बिंदुसार, और मेगस्थनीज की जगह कौन आ गया? डायमेकस। इसी वजह से डायमेकस को मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, ठीक है। इनका बेटा नहीं था, उत्तराधिकारी मतलब उनकी जगह पर उनका अधिकारी बन गया, उत्तराधिकारी, ठीक है। मेगस्थनीज को उत्तराधिकारी माना जाता है डायमेकस को। डायमेकस कहाँ का था? सीरिया का राजदूत था। भेजा किसने था? एंटियोकस ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जब डायमेकस यहाँ था तो बिंदुसार ने बोला जैसे कि भाई ये तो बताओ तुम्हारे यहाँ पे क्या फेमस चीज़ है। जैसे हमारे यहाँ पे भी कोई बाहर का आदमी आ जाता है, पूछते हैं कि वहाँ पे क्या फेमस है। तो इसने बोला डायमेकस ने, महाराज हमारे यहाँ पे तो मीठी शराब, अंजीर और वहाँ का दार्शनिक, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसने बोला ठीक है, तो तू पत्र लिख अपने राजा को एंटियोकस को कि मुझे मीठी शराब दे, अंजीर दे और एक दार्शनिक दे, ठीक है। अब दार्शनिक क्या होता है? राजदूत का तो मतलब हो गया कि जो ऑफिशियल आता है, ठीक है, ऑफिशियल काम के लिए वो होता है राजदूत। और जो दार्शनिक होता है, दार्शनिक दर्शन शास्त्र का बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है, थोड़ा फिलोसोफर टाइप के होते हैं, फिलोसफी लिखने वाले, ठीक है, दर्शन शास्त्र वाले, उनको बोलते हैं दार्शनिक। तो इन्होंने क्या मांगा? बिंदुसार ने, डायमेकस ने फिर पत्र लिख दिया एंटियोकस को कि यहाँ के महाराज को क्या चाहिए? अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक, ठीक। अब वहाँ के राजा ने, एंटियोकस ने सामान भेजा जो उन्होंने मांगा था, उसके साथ एक पत्र आया। उन्होंने बोला कि महाराज हम मीठी शराब भेज रहे हैं, अंजीर भेज रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे दार्शनिक का, हमारे यहाँ पे दार्शनिक मतलब विद्या से रिलेटेड था, हमारे यहाँ पर विद्या का व्यापार नहीं होता, हम दार्शनिक इसलिए नहीं भेज रहे। सोचो उस टाइम पे, इतने पुराने टाइम पे एक राजा ने राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया कि हमारे यहाँ पे विद्या का व्यापार नहीं होता। और आज के टाइम पे यहाँ के जितने भी वे हैं मतलब IIT से पढ़ते हैं वो जाके कहीं बाहर इंजीनियर बनेंगे, जो एम्स से डॉक्टर बनते हैं वो बाहर जाके बनेंगे, काम बाहर जा करेंगे, मतलब पढ़ेंगे यहाँ से, काम बाहर जा करेंगे। तो ये चीज़ अगर मतलब मोदी जी अगर हमारे यहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ बैन लगा दे तो इंडिया बहुत आगे जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि यहाँ पे अब नासा में भी 50% जो वहाँ के ये मतलब वर्कर्स हैं, 50% सब इंडियंस हैं। तो अगर वहाँ के सब वापस आ जाएं तो इसरो कितना आगे चला जाए, ठीक है ना। तो मतलब अंजीर और मीठी शराब ये दोनों चीज़ें तो भेज दी, दार्शनिक के लिए मना कर दिया। ये क्वेश्चन आता है कि एंटियोकस ने क्या क्या चीज़ें भेजी?
अंजीर भेजा, अंजीर एक ड्राई फ्रूट होता है, ठीक, अंजीर मीठी शराब और दाशनी के लिए मना कर दिया। फिर बिंदुसार के टाइम पे कश्मीर में विद्रोह शुरू हो गया। कश्मीर का एरिया था तक्षशिला वाला, कहीं का आएगा तक्षशिला में, कहीं तक आएगा कश्मीर, तक्षशिला में विद्रोह हो गया। तो वहाँ का विद्रोह दबाने के लिए पहले जो वहाँ पे विद्रोह दबाने के लिए उन्होंने भेजा सुशील को। सुशील इनका बेटा था, ठीक है। विद्रोह कहाँ होता है? कश्मीर में, कश्मीर या फिर कहीं आता है तक्षशिला, कश्मीर या फिर तक्षशिला, तक्षशिला में विद्रोह हो गया, ठीक है। कश्मीर में विद्रोह हो गया तो इन्होंने विद्रोह दबाने के लिए सुशील को भेजा। सुशील इनका बड़ा बेटा था बिंदुसार का, सुशील को भेजा। अब सुशील ने भैया बहुत कोशिश करी, लेकिन वहां से पिटपटाक आ गया। उन्होंने बोला पिताजी बचा लो, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, सब चढ़े जा रहे हैं। सुशील से वहां पे कुछ नहीं हुआ। फिर सुशील ने को हटा के बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे अशोक को भेजा। अब तो भैया अशोक को तो सब जानते हैं, अशोक महान, अशोक को भेजा। अशोक जब कश्मीर में विद्रोह था तो अशोक था अवंती का राज्यपाल, ठीक है। अवंती वही अवंती जिसको चंद्रप्रदोत ने अपने हर्यंक वंश का राजा था बिंबिसार ने अवंती भेजा था अपने राजवेद जीवक को, किसको ठीक करने के लिए? चंद्रप्रदोत को, ठीक है। वो ठीक हो गया, फिर उसने चंद्रप्रदोत ने अवंती को उनके अधीन कर दिया। तो वही अवंती का राजा कौन था? राज्यपाल कौन था? अशोक। तो अशोक को कहाँ भेजा गया? कश्मीर। तो ये क्वेश्चन आता है, जब कश्मीर में विद्रोह हुआ था तो अशोक कहाँ था? अशोक था अवंती का राज्यपाल, ठीक है। अब फिर भेजा जाता है अशोक को। अशोक जाके फटाफट से मार काट करके सबको सुला देता है। अब भैया जो विद्रोह करेगा वो मरेगा, विद्रोह ना कोई बचेगा ना कोई विद्रोह करेगा, सबको 2 दिन में सब खत्म, पूरा कश्मीर का विद्रोह शांत। फिर ये कहता है बिंदुसार, भाई सुशील से तो हुआ नहीं, तुमने क्या किया? कि महाराज मैंने जो विद्रोह करा उसे सुला दिया, विद्रोह करने वाला बचा को। तो कश्मीर का विद्रोह शांत कर दिया अशोक ने, बहुत ही भीषण मारकाट से, सबको जो विद्रोह करा था सबको खत्म, ठीक। अशोक का विद्रोह, वहाँ का कश्मीर का विद्रोह शांत हो गया। अब कश्मीर का विद्रोह शांत हो गया, फिर वहाँ पे अशोक ने एक नगर की स्थापना करी, एक शहर की। उस शहर का नाम क्या है? श्रीनगर। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तक्षशिला का विद्रोह दबाया किसने था? सुशील को तो वहां पे भेजा था, उससे नहीं हुआ। फिर विद्रोह खत्म किसने किया था? अशोक ने। इसको रेस कर देता है। अशोक उस टाइम पे जब विद्रोह हुआ था, अशोक कहाँ था? अवंती का राज्यपाल था। अशोक उस टाइम पे अवंती का राज्यपाल था। विद्रोह खत्म हो गया और किस शहर की स्थापना कर दी? श्रीनगर की। श्रीनगर की स्थापना कर दी। ये सारी की सारी जानकारी कि श्रीनगर में ऐसा हुआ, ये ना तो इंडिका में लिखा है और ना ही अर्थशास्त्र में लिखा है। ये लिखा है, एक कलहन की किताब है, राजतरंगिणी किसकी है? कलहन की किताब राजतरंगिणी में लिखा है। ये राजतरंगिणी बुक, इसमें लिखा है कश्मीर का इतिहास। तो कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड सारी बातें उसी में है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि राजतरंगिणी किसने लिखी है? कलहन ने। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिणी किससे रिलेटेड है? तो कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा है राजतरंगिणी में। उसी में ये सारी बातें लिखी हैं, कैसे विद्रोह हुआ था, फिर अशोक ने विद्रोह दबा दिया, श्रीनगर की स्थापना कर दी, ये सारी बात। तो ये बिंदुसार खत्म, चंद्रगुप्त मौर्य खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अशोक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अशोक के बाद सुशील तो इतना काबिल था नहीं, तो राजा किसको बनाया जाता है? अशोक को। थोड़ा सा इसका अशोक का पढ़ लेते हैं इनिशियल स्टेज। देखो अब राजा कौन बनता है? अशोक का जन्म होता है 304 BC को। कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ होगा, ठीक। 304 BC में जन्म होता है। और राज्याभिषेक की डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्याभिषेक होता है 269 BC को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोक के टाइम पे जब अशोक राजा बन गया तो साम्राज्य तो इतना बड़ा था ही, और अशोक था भी बहुत पूरी मारकाट करने वाला। फिर अशोक के टाइम पे युद्ध होता है, कहाँ? कलिंग से युद्ध होता है। तो कलिंग युद्ध, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कलिंग युद्ध।
कलिंग युद्ध होता है 261 BC। 261 BC मतलब कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष या 8वें वर्ष, तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, इसमें से 8 माइनस करेंगे 261 आएगा। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग से युद्ध होता है। कलिंग जो था आज के टाइम पे मतलब जो उड़ीसा है वही कलिंग था, तो उड़ीसा कलिंग था। कलिंग हाथियों के लिए फेमस था, तो राजा ने इसमें अशोक ने हाथियों के लिए किया था। ऑफिशियली जो मानते हैं कि हाथियों के लिए युद्ध किया था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कलिंग की एक राजकुमारी थी, उनसे शादी करना चाहता था, इसी वजह से वहाँ पे युद्ध किया था। तो आपने अशोका मूवी देखी होगी, तो अशोका में दिखाया गया वो सारी चीज़ें जो कलिंगपुर वहीं की होती है कलिंग की। ठीक है, कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। जब कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग का राजा था नंदराज। तो कलिंग में इतनी भीषण मारकाट हुई थी बहुत बुरी तरह से, सबको मतलब वहाँ पे बच्चों को और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा गया था। मेन बात ये थी, मतलब युद्ध में बड़े आदमी या फिर सैनिक और ये तो मरते ही हैं जो युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बच्चा और एक औरत भी नहीं छोड़ी थी। ये सब देख के फिर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, फिर वो धर्म वगैरह में लग जाता है। तो कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, इसी वजह से कलिंग युद्ध इम्पोर्टेंट है। कलिंग युद्ध में देख के जब देखता है कि भैया बच्चे और वे महिलाएं भी यहाँ पर सब मर गई, ये तो युद्ध भी नहीं कर सकते थे, मुझे फिर क्या मिला? सिर्फ मतलब राज्य का एक विस्तार ही तो हुआ है, जबकि उसका पहले से इतना बड़ा राज्य था। तो ये देख के फिर युद्ध के मैदान में अशोक हथियार त्याग देता है। तो ये सारी बातें स्टार्टिंग हो गई अशोक की। फिर आगे अशोक के अभिलेख वगैरह है, बहुत बड़े मतलब बहुत ही लेंथी टॉपिक है, तो पूरा अशोक एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक, ये सब कंप्लीट हो गया। मौर्य वंश में पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक। और ये भी कहा जाता है कि अशोक जब राजा बना था तो उसने अपने 99 भाइयों को कत्ल किया था। अब 99 भाई कैसे? भैया लीगल तो होंगे नहीं, जो भी है 99 भाइयों को कत्ल किया था। तो ये सिर्फ मतलब पौराणिक कथाओं में या फिर ग्रंथ वगैरह में देखने को मिलता है, इसको ये ऐतिहासिक मान्यता नहीं है कि 99 भाइयों को कत्ल किया था। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर बिंदुसार के टाइम पे जो राजदूत कहाँ से आया था? सीरिया से। चलो ये तो आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे हम पढ़ेंगे फिर अशोक के बारे में, वो पूरा लेंथी टॉपिक एक वीडियो कर देंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।